भारत की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संवैधानिक वादे और बाजार की वास्तविकताएं आपस में टकरा रही है। आरटीई अधिनियम 2009 के माध्यम से शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह शिक्षा के व्यवसायीकरण और स्कूल माफिया जैसे संकटों के जाल में फंस गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त स्कूल माफिया की कार्यप्रणाली, निजी संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापारिक हथकंडे, नियामक विफलताओं और सार्वजनिक शिक्षा के गिरते स्तर का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। ये विश्लेषण तथ्य, सांख्यिकी, आंकड़ों और आधारित स्रोतों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य नीति निर्माताओं और समाज के इस गहरे संकट की परतों से अवगत कराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइव। दोस्तों, स्कूल माफिया शब्द का प्रयोग उन निजी शिक्षण संस्थानों और उनके प्रबंधों के लिए किया जाता है जो शिक्षा को सेवा के बजाय एक उच्च लाभकारी व्यवसाय के रूप में संचालित करते हैं। हालांकि भारतीय कानून के तहत स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलने वाले धर्मांध ट्रस्ट होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में वे एक संगठित व्यवसायिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण तब स्पष्ट होता है जब शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करने के बजाय वित्तीय लाभ कमाना बन जाता है। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार यह संकट केवल ऊंची फीस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल परिस्थिति तंत्र है जिसमें किताबों के प्रकाशक, यूनिफॉर्म विक्रेता और परिवहन माफिया शामिल है। शिक्षा के इस वस्तुकरण ने छात्रों को उपभोक्ता और शिक्षा को उत्पाद के रूप में बदल दिया है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के कुछ प्रमुख साक्ष्य नीचे दी गई लिस्ट में देखे जा सकते हैं। वित्तीय मॉडल, स्कूलों का संचालन कॉरपोरेट ढांचे पर किया जाना, जहां लाभ अधिकतम करना प्राथमिकता है। विक्रेता एकाधिकार, माता पिता को विशिष्ट दुकानों से महंगी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करना। कृत्रिम मुद्रास्फीति, पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव करके पुरानी किताबों के पुनः उपयोग को रोकना। नियामक चोरी, सरकारी नियमों जैसे आरटीई की 25% आरक्षण सीमा से बचने के लिए कानूनी खामियों का उपयोग। यह संरचनात्मक परिवर्तन न केवल नैतिक रूप से संदिग्ध है, बल्कि यह सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। जब शिक्षा केवल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों के लिए उपलब्ध होती है, तो हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए समान अवसर का संवैधानिक वादा खोखला हो जाता है। दोस्तों, भारतीय परिवारों के लिए निजी स्कूल की फीस एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएस 75वें दौर के आंकड़े बताते हैं कि निजी स्कूल में शिक्षा की लागत सरकारी संस्थानों की तुलना में कई गुना अधिक है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केवल बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर खर्च हो जाता है। दिल्ली में शिक्षा की लागत राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक है, जो इसे स्कूल माफिया की गतिविधियों का केंद्र बनाती है। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में औसत वार्षिक निजी स्कूल फीस माध्यमिक स्तर 32,003 रुपए। अखिल भारतीय औसत निजी स्कूल फीस 11,026 रुपए। अंतर, दिल्ली में फीस राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। यह व्यय केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं है। एनएसएस 75वें दौर का डेटा शिक्षा पर होने वाले खर्च का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह डेटा स्पष्ट करता है कि शिक्षा की लागत में छिपे हुए खर्च जैसे किताबें और परिवहन ट्यूशन फीस के लगभग आधे के बराबर है। स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष 10% से 82% तक की मनमानी फीस वृद्धि इस संकट को और गहरा करती है। दोस्तों, स्कूल माफियाओं की सबसे कुख्यात रणनीति विक्रेता गठजोड़ यानी वेंडर टाइप्स है। निजी स्कूल प्रबंधन अक्सर एक विशिष्ट प्रकाशकों और विक्रेताओं के साथ गुप्त समझौते करते हैं। स्कूलों द्वारा माता पिता को एक बुक लिस्ट थमा दी जाती है जो केवल शहर की एक या दो चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध होती है। जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि एक निजी प्रकाशक स्कूलों को भारी कमीशन देते हैं ताकि उनकी किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की जा सके। इनकी तुलना सरकारी एनसीईआरटी किताबों में करने पर एक भयानक तस्वीर सामने उभरती है।
दोस्तों उदाहरण के अनुसार 256 पृष्ठों की एक एनसीईआरटी किताब की कीमत 65 रुपये है, जबकि निजी प्रकाशन की मात्र 167 पृष्ठों की किताब की कीमत 305 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्कूल हर साल अध्यायों के क्रम में बदलाव करने की रणनीति अपनाते हैं। यह बदलाव इतना मामूली होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि छात्र पुरानी किताबों का उपयोग न कर सके। दोस्तों यूनिफॉर्म के मामले में भी यही स्थिति है। स्कूलों द्वारा हर 3 साल में या उससे भी कम समय में यूनिफॉर्म का रंग या डिजाइन बदल दिया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि माता पिता को नए सेट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका सीधा लाभ उन विक्रेताओं को मिलता है जो स्कूल को मोटा कमीशन देते हैं। 2009 का आरटीई अधिनियम भारत में एक क्रांतिकारी कदम था, विशेष रूप से इसकी धारा 12(1)(c) जो निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का आदेश देती है। हालांकि निजी स्कूलों में इस प्रावधान को अधिकारों का उल्लंघन मानकर इसका कड़ा विरोध किया गया। आरटीई कार्यान्वयन की प्रमुख बाधाएं: प्रतिपूर्ति में देरी। सरकार निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, लेकिन यह भुगतान अक्सर 5 से 10 साल तक की देरी से होता है। बिना ब्याज के देरी से मिलने वाला यह पैसा स्कूलों के लिए वित्तीय संकट पैदा करता है, विशेष रूप से उन बजट स्कूलों के लिए जो कम फीस पर चलते हैं। नंबर 2, द फंडिंग गैप। सरकार केवल सरकारी स्कूल के प्रति छात्र खर्च के बराबर राशि ही प्रतिपूर्ति के रूप में देती है। यदि किसी निजी स्कूल की फीस 30,000 रुपये है तो सरकारी खर्च केवल 17,000 रुपये है, तो शेष 13,000 का बोझ स्कूल अक्सर सामान्य श्रेणी के छात्रों की फीस पर बढ़ाकर उन पर उसका बोझ डाल देता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं की छूट। सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के बाद आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई 25% आरक्षण की छूट दी गई। आलोचकों का तर्क है कि इससे एक असमान धरातल बन गया, जहां गैर अल्पसंख्यक स्कूल की सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा बोझ उठा रहे हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में 2013-2024 के दौरान 1020 निजी स्कूलों को आरटीई नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए, जो इस अधिनियम के प्रति बड़े पैमाने पर असहयोग को दर्शाता है। भारत में शिक्षा का संकट केवल निजी स्कूलों की मनमानी नहीं, बल्कि यह सरकारी स्कूलों की विफलता का भी परिणाम है। 2012-2013 से 2023-2024 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकन दर 69.21 से गिरकर 61.70 हो गया। यह 6.52% अंक की गिरावट सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर जनता के टूटते भरोसे का प्रतीक है। ASER 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नामांकन दर 98% से ऊपर है, लेकिन सीखने की क्षमता अभी भी चिंताजनक है। क्लास 3 के केवल 23.4% बच्चे क्लास 2 का पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल 33.7% बच्चे घटाव के सवाल हल कर सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में पिछले 2 वर्षों में सुधार दिखाई दिया है, लेकिन यह सुधार निजी स्कूलों की ओर पलायन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, जिसके कारण राज्यों ने अपने अपने नियम बनाए रखे हैं। इस क्षेत्र में कानूनी सिद्धांतों को आकार देने में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ 2004। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण प्रतिबंधित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूलों की फीस बढ़ाने से पहले राज्य के शिक्षा निर्देशालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूलों को केवल 10 से 15% का उचित अधिशेष रखने की अनुमति है, जिसे विकास कोष में जमा किया जाना चाहिए। मोहित जैन बनाम उन्नी कृष्णन मामले। इन ऐतिहासिक निर्णयों ने स्थापित किया कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। इनमें 2002 में संविधान के 86वें संशोधन और आर्टिकल 21A के निर्णय 21 के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया जो फीस वृद्धि के लिए त्रिस्तरीय समिति स्कूल, जिला, राज्य स्तर पर का प्रस्ताव करता है। इनमें 10 लाख तक के जुर्माने और बार बार उल्लंघन करने पर स्कूल के अधिग्रहण का प्रावधान है।
इन कानूनों के बावजूद स्कूल प्रबंधन अक्सर अदालतों में इन्हें चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए 2025 में दिल्ली के निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसने शिक्षा निर्देशालय को उसकी फीस ऑडिट करने की अनुमति दी थी। भारतीय शिक्षा संकट को समझने के लिए वैश्विक तुलना एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों में सफलतापूर्वक दिखाया गया है कि एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निजी माफियाओं के प्रभाव को कैसे समाप्त कर सकती है। फिनलैंड में सरकार ने सार्वजनिक स्कूलों की गुणवत्ता में इतना सुधार किया कि माता पिता को निजी स्कूलों की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। जर्मनी में वैकल्पिक स्कूलों को तभी अनुमति दी जाती है जब वे यह साबित करें कि वे अमीर और गरीब छात्रों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। जर्मनी का कानून निजी स्कूलों को लाभ कमाने के लिए संचालित करने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी फीस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सस्ती हो। माफियाओं के साथ सरकारी विफलता का एक और पहलू भारत के निर्देशक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की 2025 की रिपोर्ट में सामने आया है। ओडिशा में समग्र शिक्षा अभियान के 50% फंड अनुपयुक्त पड़े हैं, जबकि 3.5 लाख से अधिक छात्रों को समय पर यूनिफॉर्म और किताबें ही नहीं मिली। यह डेटा दर्शाता है कि संकट केवल निजी स्कूलों की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र की अक्षमता भी माता पिता को निजी स्कूलों के शिकंजे में जाने के लिए मजबूर करती है। भारत में स्कूल माफिया और शिक्षा का संकट एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें आर्थिक लालच, विनायक कमजोरी और सार्वजनिक प्रणाली की विफलता शामिल है। शिक्षा को वास्तव में मौलिक अधिकार बनाने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य शोध निष्कर्ष यह निकलता है कि दिल्ली और तमिलनाडु जैसे मॉडल का उपयोग करते हुए एक पारदर्शिता फीस संचालन प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए। माता पिता को किसी भी स्रोत से सामग्री खरीदने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निजी स्कूलों को समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे इस बोझ को अन्य माता पिता पर न डालें। दोस्तों, सरकार को जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है, ताकि सरकारी स्कूल निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करना होना चाहिए। जब तक शिक्षा एक व्यापारिक वस्तु बनी रहेगी, तब तक स्कूल माफियाओं का अस्तित्व बना रहेगा। नीतिगत सुधारों और नागरिक जागरूकता के माध्यम से ही इस संकट का समाधान संभव है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल द लाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।